महाराष्ट्र से हाथकरंगले लोकसभा मतदार संघ से आता हूं और मैं आपके सभी बहनों को भाइयों को 75वीं वर्षगांठ जो देश मना रहा है उसके लिए सभी को अभिनंदन करता हूं। ये देश जब से बना है तब से कुछ देश ने पाया है और कुछ खोया है, और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि बहुत सारी सरकारों का उसमें योगदान रहा, बहुत राज्यों का योगदान रहा, और समूचे राष्ट्र बनाने में इन सभी के योगदान की वजह से आज जो भारत है वो निश्चित रूप के सभी के योगदान से बना हुआ ये भारत एक राष्ट्र दुनिया के पटल पे आगे बढ़ रहा है। एक बहुत कठिन परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, जहां कोरोना की महामारी की वजह से पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था व्यथित हो गई थी, और इस कठिन परिस्थिति से उभरने के लिए निश्चित रूप से एक अच्छे बजट की जरूरत इस देश को थी। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का कुछ चीज़ों के बारे में धन्यवाद देना चाहूँगा। पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान जो बनाया गया है, निश्चित रूप से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाने में, हर सेक्टर को बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय वक्ता अच्छा बोल रहे, प्लीज बैठिए। आपस में सदन में चर्चा नहीं। हाँ माननीय सदस्य बोलिए। जो अच्छी चीजें हैं माननीय सदस्य कभी भी जब माननीय कोई सदस्य बोल रहे हैं तो उसको क्रॉस नहीं करना। जो चीजें अच्छी है उसका समर्थन करना और जो चाहिए उसकी मांग करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि पीएम गति शक्ति एक बहुत अच्छा मास्टर प्लान है, जिससे राष्ट्र को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद इस सदन के माध्यम से मैं वित्त मंत्री जी का इसके लिए अभिनंदन करूँगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कमियां जो हमें यहाँ नजर आई है उसका भी आपके सामने, आपके मद्देनजर रखना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि कोरोना के वजह से अर्थ चक्र बिगड़ गया है, राष्ट्र का ही नहीं पूरे दुनिया का बिगड़ गया है, और इस स्थिति से उभरने के लिए आप जो काम कर रहे हो उसमें सभी का समर्थन होना बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से इस बजट में कुछ खामियां जिसकी मैं बात कर रहा था, बजट पढ़ने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिलती नहीं, सिर्फ संकट ही संकट है। सरकार हर बार यही कहती है इस साल का बड़ा अच्छा बजट है। बजट अच्छा है या बुरा, उसके मंसूबे क्या है उस पर निर्भर करता है। हमको सरकार की नीयत पे कोई संदेह नहीं है, लेकिन नीतियों पे जरूर है। जो नीतियां बनाई जा रही है उसके बारे में निश्चित रूप से हर भारतीय को संदेह है, और उसके लिए हम आपको कुछ चीजें सामने रखना चाहेंगे। पूरे बजट में G20 के जो देश है उसमें हम सबसे निचले स्तर पे, 20 देशों में हम सबसे निचले स्तर पे यहां पे आ गए। कुछ चीजें कोरोना की वजह से बिगड़ गई, लेकिन बहुत सारे देशों ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की पॉलिसी अपनाई और उसके माध्यम से उनके देश की इकोनॉमी को बढ़ाने का काम किया। हमारे देश ने भी एक अलग सा फॉर्मूला उसके लिए रचा, जिसके माध्यम से देश के लोगों को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर नहीं दिया गया, लेकिन और अनेक माध्यमों से लोगों के पास पैसा जाने का प्रावधान किया गया। क्या स्थिति है 20 लाख करोड़ रुपए जो घोषणा की गई, उसकी क्या स्थिति है और क्या उसका फायदा एमएसएमईज को हुआ, नए स्टार्टअप्स को हुआ, नए जो बेरोजगारी बढ़ाने का काम हम लोग कह रहे थे, 2 करोड़ जॉब्स देश में बनने वाले थे। लेकिन मैं परिस्थिति का अनुभव लेके ये कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी का अब उच्चांकी स्तर इस देश में यहाँ है। 2 करोड़ नौकरियां छोड़िए, लेकिन 3 करोड़ नौकरियां चली गई, 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ऐसी परिस्थिति है इस देश में बनी हुई है। अगर ये चित्र बनाना है तो निश्चित रूप से इस बजट में उसके लिए कोई तो स्ट्रांग प्रोविजन होना जरूरी था। घोषणाएं बहुत अच्छी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए वो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी खामियां यहां दिखाई दी है। और निश्चित रूप से
अच्छे अच्छे जो यहाँ काम चल रहे थे उसमें कृषि का आप आकर देखें तो कोरोना की परिस्थिति में इस देश को अगर किसी ने बचा के रखा है तो इस देश के किसानों ने, गरीब आदमी ने, और उसके साथ आरोग्य विभाग ने इसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैडम, मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि किसानों की एमएसपी जो तय करने की मांग हमेशा से ये किसान करते रहे हैं, इसका कोई भी बजट में उल्लेख नहीं है। मैं आपसे ये मांग करना चाहूँगा कि किसानों को एमएसपी के लिए उसमें प्रावधान किया जाए। जरूर आधुनिकता किसानों से जुड़नी चाहिए। आप ड्रोन की खेती के लिए प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स की कीमतें अगर देखें आप तो आसमान छू रही है। ड्रोन से आप खेती करने की एक जगह बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र हो या देश भर के किसानों में फर्टिलाइजर्स की कीमतों में लेके बहुत बड़ा असंतोष बना रहा है। उसी सेक्टर में आप अगर देखें तो एग्रीकल्चर में 20% लॉसेस यहाँ रजिस्टर हुए हैं अपने देश में। बहुत सारे युवा जो एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं उनके लिए कोई इनिशिएटिव इस बजट में यहाँ नहीं दिखता। जरूर किसानों की आय दुगनी करने की ख्वाहिश निश्चित रूप से सरकार की थी, लेकिन आज प्राप्त परिस्थिति में आप अगर देखें तो कोई भी बजट में उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखता कि जिसके माध्यम से किसानों को हर सेक्टर में आगे जाने का मौका मिल पाए। मैं दूसरी यहाँ आपके सामने बात करना चाहूँगा कि नीतियाँ अच्छी बने तो निश्चित रूप से काम भी कारगर तरीके से होता है। टैक्स भुगतान करने वाले जो टैक्स पेयर्स है उनको टैक्स में कुछ बेनिफिट मिला, ऐसा उनका यहाँ मानना था। बुरी अवस्था में भी देश की इकोनॉमी सुधारने में बहुत अच्छा काम टैक्स पेयर्स ने इस देश में किया है, लेकिन उनको कुछ भी सहूलियत इस टैक्स में यहाँ नहीं मिली। इसलिए उनके स्तर पे जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, एक अकेले महाराष्ट्र में से 1 करोड़ लोग टैक्स पेयर्स के रूप में महाराष्ट्र का योगदान यहाँ देते हैं, लेकिन उनके लिए हम लोग इसमें कुछ भी प्रोविजन नहीं कर पाए। देश के बहुत सारे जो टैक्स पेयर हैं उनकी ये मांग है कि उसमें उनके लिए कुछ इंक्लूजन किया जाए, कुछ तो टैक्स में उनको बेनिफिट दिया जाए। निश्चित रूप से दूसरी एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर हमारे देश में है। टेक्सटाइल पॉलिसी बनाते वक्त ये देश में घोषणा हुई थी कि टेक्सटाइल के लिए नए हब्स बना दिए जाएंगे। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स की घोषणा की गई। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि जिसमें से टेक्सटाइल का उत्पाद सबसे बड़ा जिस देश में आता रहता है, लेकिन एक भी टेक्सटाइल पार्क पिछले बजट में से महाराष्ट्र को अलॉट नहीं हुआ। मैं मांग करना चाहता हूं केंद्र शासन से कि ये योजना महाराष्ट्र में भी आप यहाँ लागू कीजिए और उसका फायदा हजारों युवाओं को उस माध्यम से होगा। 12,000 करोड़ का लॉस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आया है। एमएसएमईज में देखें तो आप 99% एमएसएमईज क्लोज हुई है, और निश्चित रूप से कोरोना का पैकेज जो यहाँ 20 लाख करोड़ रुपए का आया था उसमें से रिवाइवल रेट अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी हॉस्पिटैलिटी जैसी इंडस्ट्री है वहाँ की, तो आप अगर देखो तो होटल की अवस्था बहुत बुरी हो गई है। होटलिंग में बहुत सारे होटल्स देश भर में बंद पड़ गए, उनको फिर से रिवाइव करने के लिए कोई भी प्रावधान हमारे यहाँ इस बजट में नहीं दिखता। इतनी सारी चीज़ें जो देश में घट रही है उसका कारण ये महामारी भी है। मैं ये समझता हूँ कि बजट पे उसका विपरीत परिणाम पड़ा है, लेकिन जो बजट जमा हुआ है उसमें जो राज्य योगदान देते हैं उनके लिए भी हर राज्य का योगदान ध्यान में रखते हुए, उनकी लोक संख्या और उनकी ज़रूरतें ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से इस बजट में उसके लिए अच्छा काम होना जरूरी था। महंगाई अपने उच्चतम स्तर पे यहाँ काम करी है। देश के चुनिंदा लोगों के पास संपत्ति जमा हो रही है। 57% ऑफ द टोटल वेल्थ इन इंडिया लाइज विद 2% ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। अगर ये सिचुएशन सही है तो निश्चित रूप से ये आम आदमी, आम जनता जिसके माध्यम से इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेशन होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में बढ़ोतरी हुई है, इससे आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ने वाला है। MREGST की जो योजना थी जिसके माध्यम से ग्रामीण इलाकों के विकास में हम लोग योगदान दे पा रहे थे, उसमें कटौती की गई है। हेल्थ के बारे में कटौती की गई है। आज कोरोना की महामारी के वजह से सबसे चीजें अगर कुछ उजागर हुई हो तो 2 चीजें प्रमुखता से उजागर हुई है। इस देश का किसान जिन्होंने इस काल में अपना काम किया और लोगों के पेट भरने का और इस देश को जिंदा रखने का और चलाने का काम किया, और दूसरी तरफ वो हेल्थ इंडस्ट्री जिसने निश्चित रूप से इस देश के आरोग्य विभाग ने अच्छा काम किया, हर स्टेट के आरोग्य विभाग ने अच्छा काम किया और निश्चित रूप से उसका फल हम यहाँ देख रहे हैं।
मैं ये कहना चाहूंगा, ये मांग करना चाहूंगा गवर्नमेंट से कि आज अगर हमारी आंखें नहीं खुली, कोरोना के बाद अगर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोरोना का प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें तो निश्चित रूप से हमें इसमें बदलाव की जरूरत है और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा निधि भी उसके लिए उपलब्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। महंगाई की मार से आप अगर देखें तो 5 साल का अगर रेशो देखा जाए तो किन चीजों में बढ़ावट हुई है, तो सरसों का तेल जो पहले 2017 में 70 रुपए का था वो 200 रुपए चला गया है। रिफाइंड तेल 75 का था वो 145 रुपीज गया। मसूर की दाल जो 60 रुपए की थी वो 140 रुपए, उड़द दाल 88 रुपए की थी 190 रुपए, चना दाल जो 90 रुपए की थी 185 रुपए, चाय जो 100 रुपए की थी तो 200 रुपए, एलपीजी सिलेंडर 419 रुपीज का था वो 1000 रुपीज के पार चला गया। पेट्रोल 70 से लेके 100 तक और डीजल 60 से लेके 90 तक यहां चला गया। इन्फ्लेशन रेट जो यहां बढ़ रहा है, निश्चित रूप से इसका भुगतान आम आदमी को करना पड़ रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से हम लोग आम जनता से पैसा वसूल जो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके तरफ हमारी जो जिम्मेदारी है उसको देने में हम लोग कहीं कम पड़ रहे हैं क्या, इसका भी विचार केंद्र शासन को करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के बारे में, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र हमेशा ही देश को आगे बढ़ाने में एक सक्षम राज्य रहा है। महाराष्ट्र का टोटल टैक्सेशन सिस्टम में 1 करोड़ से भी ज्यादा टैक्स पेयर यहां है। जो सीजीएसटी जमा होती है केंद्र शासन की, उसमें 2,20,000 करोड़ रुपए सीजीएसटी जो जमा होती है, अकेले महाराष्ट्र में से 48,000 करोड़ रुपीस महाराष्ट्र की पूंजी देश के राजस्व में जमा होती है। दूसरी तरफ आप देखें तो महाराष्ट्र को अभी उसमें से जो रिटर्न मिलना था, वापस मिलना था, सिर्फ 5,500 करोड़ रुपए का रिटर्न मिला है। आज भी महाराष्ट्र की मांग है कि सीजीएसटी के 25,000 करोड़ रुपए आज भी केंद्र शासन के पास प्रलंबित है। वो मांग आज भी जायज मांग निश्चित रूप से महाराष्ट्र हमेशा मांगने की कोशिश कर रहा है। आप अगर देखें तो चक्रवात का एक सिचुएशन आया महाराष्ट्र में, देश भर में। सर एक मिनट में, प्लीज ट्राई टू कंक्लूड। एक मिनट में सर। यस। देश भर में चक्रवात का परिस्थिति निर्माण हुई, बाढ़ की परिस्थिति मेरे जिले में हुई, सारे राज्यों में हुए, देश उससे प्रभावित हुआ। लेकिन मदद करते वक्त, राज्यों को मदद करते वक्त केंद्र के माध्यम से राजकीय अग्निवेश नहीं होना चाहिए। उसमें आप अगर देखें तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र ने मांग की थी, उससे 20% भी रकम महाराष्ट्र को नहीं मिली। 1000 करोड़ रुपए गुजरात को उसी टाइम दिए गए, लेकिन महाराष्ट्र को एक उसकी जो मांग थी, जो न्यायिक मांग है, देश के किसानों को और वहां के लोगों को, पीड़ित लोगों को देने का काम ये नहीं कर पाई। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र एक स्वाभिमानी राज्य है, अच्छे काम के लिए हमेशा इस देश के बढ़ोतरी के लिए काम करता रहेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमेशा महाराष्ट्र की भले के लिए राज्य और केंद्र एक साथ मिलकर काम करे, इसके लिए हमेशा पहल की है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अगर अच्छी चीजें हम लोग बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आपका समर्थन की बहुत जरूरत है और केंद्र सरकार आपके माध्यम से निधि में कोई दुजाभाव नहीं कहेगा। महाराष्ट्र में जो पैसा मिलना चाहिए वो निश्चित रूप से मिलता रहेगा और दबाने की अगर कोशिश की जाए तो मैं बोलूंगा कि महाराष्ट्र को आप जो उसकी न्यायिक मांग है उसको पूरा करने में केंद्र सरकार समर्थन करे और जो हमारी मांग है वो देश को आगे बढ़ाने वाली है, ये राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली है, उसमें आपका समर्थन लगा रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।